हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको चैप्टर्स आगे के भी कराऊंगा। तो मेरे बहुत सारे 11th के बच्चों का कॉल आया, मैसेजेस आया कि सर हमारा सिलेबस बहुत तेज चल रहा है और हमें नहीं समझ में आ रहा है, उतना परेशानी हो रही है। तो मैंने उन बच्चों के रिक्वेस्ट पे आज सोचा कि अब एक 11th की सीरीज भी चलाई जाए, जिसमें हम वर्क एनर्जी, पावर, रोटेशनल, आगे चल के जितने भी चैप्टर है, जितना मुझसे बन सकेगा। और डिपेंड करेगा कि आप इस वीडियो को कितना लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। जितना ज्यादा आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े और मैं आप लोगों के लिए काम करता रहूं। तो मेरे बच्चों, आज मेरी कोशिश है कि मैं स्टार्ट कर रहा हूं वर्क एनर्जी पावर। ठीक है, तो हम लोग कलर थोड़ा सा ठीक है, ओके। तो वर्क एनर्जी पावर, जैसी जैसी आप लोगों की डिमांड आती जाएगी वैसे वैसे मैं चैप्टर को पढ़ाता जाऊंगा और वैसे वैसे मैं आपको कराता जाऊंगा। ठीक है, तो वर्क एनर्जी पावर में है क्या, उसको ज्यादा ध्यान से हमको समझना है। तो वर्क एनर्जी पावर के अंदर वर्क, वर्क एनर्जी थ्योरम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पावर और कोलिजन है। तो मैं थोड़ा सा इसको आपको समराइज कर देता हूं कि हमारे पास वर्क में हमको क्या क्या पढ़ना है, मैं क्या क्या कराऊंगा। तो वर्क, काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, इधर आपका पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में ही हम लोग इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के बाद, हालांकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो उसको अलग लिया जा सकता है या इसमें भी कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी जिसमें वर्टिकल सर्कल एक स्पेशल केस लिया जाएगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इसके बाद इस चैप्टर में आपका बचता है पावर, लास्ट में कोलिजन। 11th का कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसपे हमको ध्यान देने की जरूरत। ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, तो इन टॉपिक्स में आज जो मैं लेने जा रहा हूं वो मैं टॉपिक बहुत स्टार्टिंग से वर्क के बारे में लेने जा रहा हूं। तो मेरे बच्चों, जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाया हमने और बॉडी हमारी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो हमने फोर्स को रिजॉल्व कर दिया, तो ये हमारा बन गया एफ कॉस थीटा कंपोनेंट और ये हमारा एफ साइन थीटा कंपोनेंट। सो वर्क इज डिफाइंड एज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एफ। बेसिकली हम फोर्स का वो कंपोनेंट लेंगे जो डिस्प्लेसमेंट के कोलिनियर। तो एफ कॉस थीटा हमारा ये कंपोनेंट है, डिस्प्लेसमेंट एस है, तो ये मेरा एफ एस कॉस थीटा हो गया। तो वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा या एफ डॉट एस। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ वर्क। तो हम कह सकते हैं वर्क इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो वर्क इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है मेरे बच्चों,
कुछ बातें और हम समझ लेते हैं। वर्क आपका स्केलर क्वांटिटी है। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी विद एसआई यूनिट। एसआई यूनिट होता है जूल, और एंड सीजीएस यूनिट अर्ग्स। और आप सब जानते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर के अंदर 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग्स। तो इसको याद कर लेना है, आप लोगों को याद होगा भी। तो 1 जूल हमारा 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है। दूसरा, अनलाइक अदर, हम कह सकते हैं अनलाइक अदर स्केलर क्वांटिटी, वर्क कैन बी नेगेटिव। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूं। तो हम कह सकते हैं अनलाइक अदर स्केलर क्वांटिटी, वर्क कैन बी नेगेटिव। कि वर्क हमारा नेगेटिव हो सकता है। अब सवाल उठता है कि भाई वर्क नेगेटिव कैसे हो सकता है? कोई स्केलर क्वांटिटी मास तो कभी नेगेटिव नहीं होती है, टाइम तो कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो वर्क कैसे नेगेटिव हो सकता है? तो बेटा यहाँ पे मीनिंग अलग है। वर्क नेगेटिव होने का मतलब है वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स। अब इसका क्या मतलब है कि वर्क डन बाय द फोर्स और वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स? तो इसको समझते हैं। सपोज करिए कि एक बॉडी है ये। अब ये बॉडी इसी डायरेक्शन में जा रही है और इसी डायरेक्शन में इसकी डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, मतलब सिंगल फोर्स है इसी डायरेक्शन में। तो इस केस में वर्क इज डन बाय द फोर्स, वर्क इज डन बाय द फोर्स। लेकिन दूसरे केस के अंदर अगर हम बात करें तो अगर हमारी बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है, मान लीजिए मूव कर रही है, और एक फ्रिक्शनल फोर्स की तरह कोई फोर्स है, या फ्रिक्शनल फोर्स ही लेते हैं जो इसको इस डायरेक्शन में लगे, तो इस बार वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स। दिस इज वर्क इज डन बाय द फोर्स एंड दिस इज वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स। मतलब आप समझ लीजिए कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होगी तो हमारा वर्क पॉजिटिव होगा, और उसको हम कह सकते हैं वर्क इज डन बाय द फोर्स। और अगर हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, देन वी कैन से द वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स। तो जब वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स है तो ये आपका नेगेटिव वर्क होगा। ठीक है, और ये आपका पॉजिटिव वर्क होगा। समझ गया? आगे बढ़े। तो अब हम इसमें बात कर सकते हैं, यहां पे हमने क्या की, तो हम कह सकते हैं वर्क कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, डिपेंडिंग ऑन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। वर्क कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो हमारा वर्क कब पॉजिटिव होगा? इस केस में। इस केस में हमारा ये फोर्स है, ये थीटा डिग्री एक तरह से डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर थीटा हमारा लेस देन 90 है तो वर्क इज पॉजिटिव। एक दूसरा केस ले लेते हैं। बॉडी हमारी इधर जा रही है, फोर्स जो हमने लगाया वो हमने इस डायरेक्शन में लगाया, तो नाउ थीटा ग्रेटर देन 90, वर्क इज नेगेटिव। वर्क का एक कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। और तीसरा केस अगर हम बात करें तो अगर बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है,
तो ये एंगल 90 डिग्री। तो अगर हमारा थीटा 90 डिग्री है तो वर्क 0 होगा। तो यहाँ बात आपको समझ में आ गई। वर्क पॉजिटिव कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल लेस देन 90 डिग्री है। वर्क हमारा नेगेटिव कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल ग्रेटर देन 90 है। और वर्क हमारा पॉजिटिव कब हो, 0 कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री है। बहुत सिंपल सी बात, सीधी सी बात, आप इसको समझ गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। एक चीज यहाँ पे और ध्यान देने वाली बात है, और वो है हमने जो ऊपर किया उसके अंदर है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। तो मैं अब यहां पे कर रहा हूं वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। तो इससे परेशान नहीं होना है। यहां पे अगर हमारा फोर्स वेरिएबल है तो हमको इंटीग्रेशन से इसे सॉल्व करना है। दो ही चीजें, अगर फोर्स वेरिएबल है तो इंटीग्रेट करना है, या ग्राफ दिया है तो एरिया निकालना है। तो सबसे पहली बात, हम एक ग्राफ बना लेते हैं समझाने के लिए, हालांकि इससे परेशान नहीं होना है किसी को। मान लेते हैं कि ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। तो क्योंकि फोर्स वेरिएबल है, घट बढ़ रहा है, तो हम एक पार्ट ले लेंगे। तो इस छोटे से पाथ के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन क्या होगा? डीडब्ल्यू मान लेते हैं। भाई इस रीजन में फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स की जो भी वैल्यू है उस पर्टिकुलर बहुत स्मॉल रीजन के लिए फोर्स कांस्टेंट है, तो ये एफ डॉट डी एस। अच्छा, ग्राफ में ये एफ इंटू डी एस क्या देगा? एक छोटा सा रेक्टेंगल बन गया, तो ये एरिया ऑफ एफ एस ग्राफ, सॉरी, हाँ, एरिया ऑफ एक तरह से स्ट्रिप आ गया। बात समझ में आ रहा है? तो दिस इज एरिया ऑफ स्ट्रिप। तो मुझे टोटल वर्क डन करना होगा, तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा एफ डॉट डीएस। डीएस में अगर पार्टिकल एक्स एक्सिस के अबाउट जा रहा है तो डी एक्स, वाई एक्सिस के अबाउट जा रहा है तो डी वाई। तो एरिया अंडर एफ एस ग्राफ कर्व। यहां याद रख लेनी है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया हमको वर्क डन देगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया अपने को वर्क डन देगा, ये दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है जी। तो बहुत छोटी सी बात है, बहुत लोग मैथमेटिकल करके समझाते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने इसको बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की। मेरे बच्चों एक और बात यहाँ पे आती है, दो टर्म्स आते हैं जो आपको आनी चाहिए, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। देखिए जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। ठीक है, चलिए इसको किसी और कलर से ले लेते हैं। कंजर्वेटिव में दो तीन बातें, या पहले इसकी प्रॉपर डेफिनेशन स्कूल के लिए, फोर्स वर्क डन बाय विच डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। So force work done by which depends on initial and final position। वो फोर्स जिसके द्वारा किया गया वर्क इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे, उसको कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। कुछ पॉइंट्स में समझा देता हूं ताकि आपको समझ में आए। इसका मतलब है कि फोर्स में इनिशियल और फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क डिपेंड्स ऑन, तो वो फोर्स जिसके द्वारा किया गया वर्क डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट। आप कहोगे कि सर क्या वर्क डिस्टेंस पे डिपेंड करता है? तो यस करता है। कब करता है? अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा, तो अगर नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होगा। अब याद रखिएगा, एनर्जी जो कंजर्व होती है, मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहा हूं,
तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व ही कंजर्वेटिव फील्ड में होती है। तो मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व इन कंजर्वेटिव फील्ड या फोर्स। दो बातें सिंपल। वो फोर्स जिसके द्वारा किया गया वर्क इनिशियल और फाइनल पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करे, यानी वर्क डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करे, और उस कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर या कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। ठीक है। एग्जाम्पल में ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये आपके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है। चलिए, अब नॉन कंजर्वेटिव क्या है? जस्ट उल्टा। Force work done by which force work done by which depends on path, not on initial and final position। मतलब वो फोर्स जिसके द्वारा किया गया वर्क, वो फोर्स जिसके द्वारा किया गया वर्क इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे नहीं डिपेंड करके पाथ पे डिपेंड करे, तो उसको हम बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसका मतलब जो वर्क होगा डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क जो है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा, और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। मैकेनिकल एनर्जी डज नॉट रिमेन कंजर्व। ठीक है, ये दो बातें। इसका एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा सबसे पहले फ्रिक्शनल फोर्स, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, सारे रेजिस्टिव फोर्स, विस्कस फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, ये सारे के सारे नॉन कंजर्वेटिव हो गए। समझ गए? तो बहुत छोटी छोटी बातें, और इनको दिमाग में आपको बिठाना है। तो मेरे बच्चों, अब मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस इस पे लेता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सेव किया हुआ है। 11th में आते हैं जी, वर्क एनर्जी पावर। कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। अरे खुल जा। सबसे पहले ले लेते हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन। नहीं, ये तो वर्क एनर्जी थ्योरम हो गया। हम लोग ले लेते हैं वर्क। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी नहीं हो रहा क्या? देखते हैं कॉपी हो जाएगा। एक सेकंड बेटा, थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कत आ रही है। कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये क्या चक्कर है? 2 मिनट के लिए थोड़ा सा आप कॉपरेट करेंगे। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कंट्रोल सी कर दिया। थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। हाँ, क्वेश्चन आ गया, इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा।
थोड़ी सी विचार। हाँ जी, चलिए क्वेश्चन आ गया हमारे पास थोड़ी सी परेशानियों के बाद, तो आप समझ सकते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अ फोर्स ऑफ this much act on an object and displaces it through a displacement of 5k, the total work done by। बड़ा सिंपल 10 सेकंड का क्वेश्चन है। मेरे को फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है वर्क के लिए F डॉट ds। फोर्स मेरा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। डिस्प्लेसमेंट मेरा 5k कैप। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में आई को आई से, जे को जे से, के को के से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा आंसर आ गया सीधा 25 जूल। खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए अगला लेते हैं, वर्क की ही क्वेश्चन। इसको थोड़े बाद में लेते हैं, ठीक है। अभी मैं कराता हूं उसका कॉन्सेप्ट 10 सेकंड में। फिर से इसको लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन, जल्दी से कर लेंगे ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपकी। तो इस केस में भी हमारे पास 10 सेकंड में करने की क्षमता आप रखते हैं, आप लोग कर सकते हैं इसको। हमको फोर्स दिया है -i plus 2j plus 3k and the body through a distance of 4 meter along z axis and then 3 meter along y axis। समझ गया। तो फोर्स हमारा दिया हुआ है -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाएंगे। सो बॉडी पहले गया 4 मीटर अलोंग जेड एक्सिस, तो 4k कैप प्लस 3 मीटर अलोंग वाई एक्सिस 3j कैप। हो गया काम खत्म। तो वर्क आप क्या F डॉट ds, आपको पता है आई को y के साथ, j को j के साथ, तो i के कंपोनेंट तो है ही नहीं, तो j का 3 दूनी 6, 4 तिहाई 12, 12 6 18 जूल। खत्म, ठीक है। तो समझिए कितना आसान। ये भी, हाँ ये थोड़ा सा देखिए, क्वेश्चन ही क्वेश्चन लग रहा है। तो मेरे बच्चों, इस क्वेश्चन को एक बार आप देखेंगे। थोड़ा सा मुझे इसको बहुत छोटा सा आ जा रहा है, इसको बड़ा करना पड़ेगा। देखिए इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन। हम हमारे पास जो फोर्स है दिस इज डिपेंडेंट ऑफ वाई एंड फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन एक्स। फोर्स वाई पर और एक्स दोनों पे डिपेंड कर रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन द पार्टिकल इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस। तो जो हम पार्टिकल को ले जा रहे हैं वो वाई एक्सिस के अलोंग ही ले जा रहे हैं। टू द पॉइंट हम ले जा रहे हैं 0, फोर्स हमारा एक्स और वाई दोनों पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन हम जो पार्टिकल को ले जा रहे हैं स्ट्रिक्टली अलोंग वाई एक्सिस, और हम इसको ले जा रहे हैं यहां पर, तो 0, ए पर ले जा रहे हैं, यानी यहां पर हम पार्टिकल को ले जा रहे हैं। द वर्क डन बाय द एजेंट अप्लाइंग द फोर्स ऑन द पार्टिकल। तो जरा ध्यान से समझेंगे, हमारे पास हमारा जो फोर्स लिया जा रहा है वो है -k वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, लेकिन पूरे जर्नी में एक्स तो आया ही नहीं भाई। क्यों? क्योंकि पार्टिकल को टेकन अलोंग वाई एक्सिस। तो मेरा फोर्स इसके लिए क्या बना, एक्स तो 0 है मेरा, तो ये वाला कंपोनेंट तो मेरा खत्म हो गया। तो -k वाई आई कैप, और मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, ए जे कैप। अब मेरा वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन होगा F डॉट ds। तो F हो गया -k वाई आई कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट ए जे कैप। फिर से I डॉट j 0, तो वर्क डन आएगा 0। समझ गए। चलिए और लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन वेरिएबल फोर्स का है, ले लेते हैं।
फिर हम लोग ले लेंगे, चलिए अब ये देखिए, थोड़ा सा सेटअप बनाया है मैंने, दिक्कतें आ रही हैं, उम्मीद करता हूं आप कोऑपरेट करेंगे। तो वर्क डन हमारे पास फोर्स दिया है x प्लस एक्स क्यूब। देखते ही पता चलना चाहिए कि भाई ये फोर्स इज द फंक्शन ऑफ x, यानी वेरिएबल फोर्स का केस है। तो हमारे पास जो वर्क डन आएगा वो इंटीग्रल f डॉट dx, क्योंकि पार्टिकल x एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है। तो फोर्स हो गया x प्लस एक्स क्यूब डॉट dx। इसका इंटीग्रल कहां से कहां तक, 0 से 2 तक, 0 से 2 तक। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे x dx, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स क्यूब की x की पावर 4/4, कहां से कहां तक, 0 से 2 तक। वैल्यू रख देंगे x की 2 की पावर 2/2 प्लस 2 की पावर 4/4, 0 का तो 0 ही आना है। तो 2 की पावर 2 यानी 4/2 प्लस 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16/4, 4 चौका 16, 2 दूनी 4, आंसर हो गया 6 जूल। करते रहिए फटाफट। ठीक है, कोई ग्राफ का मिल जाता तो अच्छा रहता, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि कोई ग्राफ का क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और आपको अपनी तरफ से कराना चाहता हूं, जो मुझे लगता है कि करना चाहिए। एक पेंडुलम है और इस पेंडुलम को ए पोजीशन से बी पोजीशन एक फोर्स लगा रहे हैं, हॉरिजेंटल है। तो हॉरिजेंटल फोर्स लगाते हैं, लेकिन कंटिन्यूअसली ए पोजीशन से ये बी पोजीशन पे गया है, एंड इट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है। तो फाइंड पहला वर्क डन बाय एफ, जो फोर्स लगाया है वो, और दूसरा वर्क डन बाय ग्रेविटी। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये 2 डायमेंशनल मोशन है, क्योंकि पार्टिकल हमारा आगे भी गया है और ऊपर भी गया है। ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। तो बेसिकली इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी, देखिए पहले केस में फोर्स हमारा अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो एफ आई कैप होगा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट जे कैप। तो मुझे एक्स और वाई निकालने पड़ेंगे, और एक्स और वाई निकालने के लिए मान लेते हैं स्ट्रिंग की लेंथ एल है, तो हम नाम दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं नाम, ए और बी तो हम ले चुके हैं नाम, तो सी डी ले लेते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं कि इन ट्रायंगल सी डी बी, इन ट्रायंगल सी डी बी साइन थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर डीबी अपॉन हाइपोटेन्यूज सीबी। डीबी हमारा एक्स है, सीबी हमारा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। तो मेरे को एक्स की वैल्यू तो आ गई, एल साइन थीटा, और चलो वाई की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। कॉस थीटा जरा सोच समझ के बताइए क्या होगा। तो इस ट्रायंगल के अंदर सीडीबी के अंदर कॉस थीटा होगा बेस सीडी अपॉन हाइपोटेन्यूज सीबी, सीडी अपॉन बेस सीडी अपॉन हाइपोटेन्यूज सीबी। ठीक है, तो यहां से मेरे पास सीबी की वैल्यू, सीडी किसके बराबर है, सीडी की वैल्यू आ जाएगी, सीडी बाई सीबी है, सॉरी ये ध्यान रखना। तो सीडी की वैल्यू आ जाएगी सीबी कॉस थीटा। सीबी कितना है, एल है, तो एल कॉस थीटा आ जाएगा। आप समझिए मेरी बात, ये यहां से यहां तक की वैल्यू मेरी आ गई एल कॉस थीटा। तो ये y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल माइनस एल कॉस थीटा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके पीछे देख के एक बार देखेंगे। तो मेरे ना दोनों कोऑर्डिनेट आ गए
y की वैल्यू आ गई एल माइनस एल कॉस थीटा या एल कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा। तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना, x की जगह पे तो मैं एल साइन थीटा लिखूंगा और y की जगह पे एल 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, समझ गया, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट आ गया। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी कुछ बच्चों को, वो इस वीडियो को बार बार देखेंगे। तो पहला मेरा है फोर्स, वही पहला जो फोर्स है मेरा वो तो एफ आई कैप है, एक्स एक्सिस के अबाउट है। और डिस्प्लेसमेंट मेरी आ गई एल साइन थीटा आई कैप प्लस एल 1 माइनस कॉस थीटा जे कैप। अब जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो फिर से आपको पता है आई को आई के साथ, तो मेरा वर्क की वैल्यू मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है एफ, मुझे यहाँ लिखना चाहिए वर्क। तो मेरा वर्क कितना आ जाएगा, एफ एल साइन थीटा, जे का तो है ही नहीं कंपोनेंट। अब दूसरी बात, वर्क डन बाय ग्रेविटी की बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर जिनको दिक्कत आ रही है 2-3 बार देखेंगे। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो मेरा एम जी है और वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो मैं माइनस एम जी जे कैप लिख सकता हूं। और डिस्प्लेसमेंट है यही पूरा डिस्प्लेसमेंट है, एल साइन थीटा आई कैप प्लस एल 1 माइनस कॉस थीटा जे कैप। तो अगर मेरे को वर्क डन निकालना है एफ डॉट डी एस, आपको पता है इस बार किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जे को जे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा माइनस एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। प्लीज इसको ध्यान से एक बार वीडियो को, जिनको थोड़ी बहुत दिक्कत आए उसको समझें। फोर्स हॉरिजॉन्टल था तो डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल लिया, एमजी वर्टिकली डाउनवर्ड था तो डिस्प्लेसमेंट वाई लिया वर्टिकली अपवर्ड। चलिए और कुछ कॉन्सेप्ट ले लेते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में। एक चेन ले रहा हूं मैं इस बार, जिसकी लेंथ एल है और इस चेन को एक फोर्स लगा रहा हूं ऊपर की तरफ, और हमारा चेन बना देते हैं, खड़ा हो गया, तो ये एल हो गया। तो आपको इस प्रोसेस में वर्क डन कैलकुलेट वर्क डन बाय फोर्स एम। ठीक है, तो मेरे बच्चों इसमें क्या ध्यान रखना है, फोर्स एफ पहले किसके बराबर होगा, हालांकि चलो फोर्स एफ ही ले लेता हूं, फोर्स एफ एंड ग्रेविटी ले लेते हैं। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, फोर्स तो हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो इस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हुई, जबकि इस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट एल हो गई। तो अब इसको कुछ लोग इंटीग्रेट करके कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं मैं बहुत कम मैथमेटिक्स करके फिर इसको समझाने की कोशिश करता हूं ताकि किसी को दिक्कत ना हो। तो बच्चे जब इस तरह का एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा तो आपको क्या करना है, आपको लेना है सेंटर ऑफ मास। यानी सेंटर ऑफ मास हम क्या करते हैं, पूरी बॉडी को हम रिप्लेस कर देते हैं एक पॉइंट मास से। तो जो सिमेट्रिकल बॉडी होती है उनका सेंटर ऑफ मास, जो रेगुलर बॉडी होती है उनका सेंटर ऑफ मास उनके सेंटर पे होता है। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है। अभी सेंटर ऑफ मास यहां पर है, अब सेंटर ऑफ मास कहां चला जाएगा, तो अब सेंटर ऑफ मास एल बाई टू पे चला जाएगा। सो बेसिकली बड़ी इजी चीज है, अगर आप सेंटर ऑफ मास से करोगे तो फोर्स तो हमारा एफ है और डिस्प्लेसमेंट हमारा फोर्स की डायरेक्शन में एल बाई टू है। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स कितना हो गया, वर्क डन बाय दिस फोर्स हो गया एफ एल बाई टू। खत्म करना पहले पार्ट का। अब अगर हम बात करते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो ग्रेविटी हमारा फोर्स mg नीचे की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हमारा mg, मैं इसको माइनस जे कैप लिखूं
और डिस्प्लेसमेंट हमारा वाई एक्सिस ऊपर की तरफ हुआ है। ध्यान से देखिए, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हुआ है, बॉडी ऊपर से नीचे गया है, तो मैं इसको L/2 प्लस जे कैप लूंगा। तो अब मेरा वर्क हो जाएगा F.ds कितना, जे और माइनस जे -1, तो -mg/L/2। तो चीजें बड़ी आसान हो गई। एक और क्वेश्चन मैं आपको लेता हूं। आपको एक क्वेश्चन देगा कि एक टेबल है और इस टेबल पर एक चेन रखी हुई है। इस चेन का टोटल लेंथ L है, टोटल मास N में, टोटल लेंथ L, टोटल मास M। तो हमको इस चेन को एक फोर्स लगा के ऊपर ले जाना है। तो कैलकुलेट वर्क डन इन ब्रिंगिंग हैंगिंग पार्ट बैक ऑन टेबल। ठीक है, तो मेरे बच्चों इसको भी अगर हम सेंटर ऑफ मास से करेंगे तो ये बड़ा आसान हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास हम कैसे करेंगे, तो जो हैंगिंग पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, उसके सेंटर पे। समझ गए मेरी बात, जो हैंगिंग पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा उसके सेंटर पे, यानी सेंटर ऑफ मास की डिस्प्लेसमेंट हो गई L/N2N आधी, यानी टोटल लेंथ का, टोटल लेंथ जो हैंगिंग पार्ट है उसका लेंथ कितना है L/2, तो 1/2 ऑफ L/N। समझ गया, तो बस इस तरीके से आप करोगे तो चीजें बड़ी आसान रहेंगी। L/2N हैंगिंग पोर्शन, L/2N उसका सेंटर ऑफ मास L/2N। अब मेरे बच्चों इसमें क्या होता है, हमको स्लोली ले जाना होता है, हमको एक्सेलरेट नहीं करना है इसे, यानी हमें काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं लाना, हमको धीरे धीरे ले जाना होता है। तो अगर हमें धीरे धीरे ले जाना है और हमें एक्सेलरेट नहीं करना है, तो हमका नेट फोर्स हमारा 0 होना चाहिए। तो अगर ये फोर्स F है और ये mg है, तो अगर मुझे इसे एक्सेलरेट नहीं होने देना है तो F माइनस mg मेरा 0, तो ये मेरा फोर्स टेक्निकली mg के बराबर होना चाहिए। कई बच्चों में दिमाग में आएगा, अब ये लॉज ऑफ मोशन में चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि नेट फोर्स 0 होने का मतलब ये नहीं है कि पार्टिकल रेस्ट पर है, नेट फोर्स 0 होने का मतलब ये भी है कि पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से यानी स्लोली जा सकता है। तो मेरा फोर्स की डायरेक्शन इस बार ऊपर की तरफ है, दैट इज इक्वल टू, अच्छा टोटल मास m है तो हैंगिंग पार्ट का मास कितना हो जाएगा, तो हैंगिंग पार्ट का मास हो जाएगा m/n, तो मेरा फोर्स हो जाएगा mg/n। समझ गए, तो मेरे बच्चों वर्क कितना आ जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है mg/n, डिस्प्लेसमेंट कितना है L/2n। तो बेटा एक जनरल फॉर्मूला आपके पास आ गया वर्क का, mg/L/2n²। इसको याद कर लीजिए, आपके कई क्वेश्चन इससे बनेंगे, जैसे मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्यों हैंग कर रहा है, A chain of mass 2 kgs placed, चलिए ले लेते हैं, 10 सेकंड में इसको भी करके दिखाते हैं। A chain of mass 2 kgs placed on a smooth table with 1/4 of its length hanging over the edge. If the length of the chain is 4 meters, then the work done in pulling the hanging portion of the chain back to the, सीधा मैं कुछ नहीं करूंगा, mg/L/2n²। तो मेरा मास कितना है 2, g कितना है 10, टोटल लेंथ कितनी है 4, 2 हैंगिंग पोर्शन 1/4 है तो n हो गया 4, mg/L/2n², mg/L/2n²। इससे मेरा ये कट गया, 2 से मेरा 2 कट गया, 10/4, 2.5 आंसर। समझ गए, और मुझे लगता है शायद एक आध क्वेश्चन इस पर और है, तो देख लेते हैं।
अच्छा, इसको ले लेंगे। एक हम और ले लेते हैं। ये हो गया वर्क का। चलिए, हाँ, ये क्वेश्चन फिर से जल्दी से 10 सेकंड में आप लोग करिए इसे। कर सकते हैं आप 10 सेकंड में। आज में थोड़ा सा टाइम कम है। वर्क एनर्जी थ्योरम में नेक्स्ट क्लास में काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम और पोटेंशियल में आपको कराने की कोशिश करूंगा। लेकिन हाँ, उससे पहले आपको वीडियो को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा हो, तभी मैं इसको आगे बढ़ा पाऊंगा। A chain is on frictionless table with 1/5 of its length, 1/5 यानी n हो गया 5 hanging over. If the chain has the length L, क्या करेंगे? mgl by 2n square, mgl by 2, n हो गया 5 का स्क्वायर, 25 दूनी 50, खत्म। तो आप समझ गए कि चीजें कितनी आसान है। तो ये मैंने वर्क के ज्यादातर क्वेश्चन आपको करा दिए। अब आप जाके अपनी पैकेज उठाइए, कुछ भी उठाइए और क्वेश्चन को करिए। ठीक है? प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जो जो टॉपिक आपको चाहिए उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं आने वाले टाइम पे उसको जल्दी से जल्दी आपको करा सकूं। ठीक है मेरे बच्चों, थैंक